ओके सो एंडो लेक्चर नंबर 5 पीएनबी नोट्स है। आज हम डिस्कस करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा। तो व्हाट इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा? ये आपके साथ एक कैटिकोल सिक्रीटिंग ट्यूमर है। तो एक ट्यूमर होगा जिसमें कैटिकोलामीन बहुत ज़्यादा आपके साथ सिक्रीट होंगे। कैटिकोलामीन्स में आपके साथ एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामीन आते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने याद रखना है कि these are derived from chromaffin cells of the adrenal medulla और ये खुद जो है डिराइवेटिव्स हैं ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में आप याद रखें कि कैटिकोलामीन सिक्रीटिंग ट्यूमर है, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, डोपामीन प्रोड्यूस करेगा, डिराइव होते हैं फ्रॉम क्रोमाफिन सेल्स ऑफ एड्रीनल मेडुला जो कि खुद डिराइवेटिव्स हैं ऑफ द न्यूरल क्रस्ट सेल्स। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है दैट यू विल गेट एपिसोडिक सिम्टम्स। तो एपिसोडिक जितने भी सिम्टम्स आएंगे एपिसोड्स में आएंगे, कॉन्स्टेंटली पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होंगे। उन सिम्टम्स में हाइपरटेंशन आता है, हेडेक आता है, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग और पेलर या पेल स्किन। तो ये आपके साथ फियोक्रोमोसाइटोमा में सिम्टम्स होंगे। पेशेंट विल हैव हाइपरटेंशन, ही विल हैव हेडेक, he will have palpitation, sweating and pale skin. ओके फिर डायग्नोसिस में हम सोचते हैं कि सीरम कैटिकोल अमीन लेवल करने हैं, लेकिन ये आपके साथ रूटीनली यूज़ नहीं होते क्योंकि इसमें एपिसोडिक सिम्टम्स होते हैं। ये कैटिकोल अमीन्स के जो लेवल्स हैं वो आपके साथ फ्लक्चुएट होते हैं और सम मेटाबॉलिज्म जो है ट्यूमर के अंदर होता है, बाहर नहीं रिलीज़ करते। ट्यूमर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, तो इस वजह से हम कैटिकोल अमीन लेवल्स जो है ये रूटीनली यूज़ नहीं करते। हम इसमें क्या करते हैं कि हम ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ कैटिकोल अमीन को मेजर करते हैं और उसको हम यूजुअली वाया 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन मेजर करेंगे। फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में आप याद रखो, ठीक है, कि इसके डायग्नोसिस में डोपामीन जो है ये आपके साथ एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, होमो वेनिलिक एसिड HVA जिसे कहते हैं। इस स्टेप के लिए आपके साथ दो एंजाइम्स की ज़रूरत होगी जिसमें MAO मोनोअमीन ऑक्सीडेज आता है और COMT कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो आइदर ये स्टेप 1 में आप MAO इसको जो है डिग्रेड करेगा, फिर COMT लगेगा, या पहले COMT इसको डिग्रेड कर सकता है, बाद में MAO इस पे एक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें आपने जो याद रखना है कि इसका एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ HVA होमो वेनिलिक एसिड। दूसरी बात, नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन के बारे में भी सेम यही बात है कि आइदर MAO पहले एक्ट करेगा या COMT, कोई भी पहले एक्ट कर सकता है। अगर पहले MAO एक्ट करेगा बाद में COMT एक्ट करेगा, अगर पहले COMT एक्ट करता है तो बाद में MAO एक्ट करेगा। तो नॉर एपिनेफ्रीन इंटरमीडिएट जो बनाता है, नॉर मेटानेफ्रीन उसे कहते हैं, और एपिनेफ्रीन जो इंटरमीडिएट बनाता है उसको हम मेटानेफ्रीन कहते हैं। और इन दोनों का एंड प्रोडक्ट जो है वो आपके साथ बनेगा विनाइल मैंडेलिक एसिड। तो ये नॉर मेटानेफ्रीन और मेटानेफ्रीन आपके साथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेटानेफ्रीन जो है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायग्नोसिस। तो मेटानेफ्रीन या नॉर मेटानेफ्रीन आप डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए यूज़ कर सकते हो और 24 आवर यूरिन कलेक्शन और प्लाज्मा भी आप कर सकते हो। पहले जो टेस्ट होते थे उसमें 24 आवर कलेक्शन ऑफ VMA होता था। अभी आपने याद रखना है कि मेटानेफ्रीन्स हम करते हैं। पहले हम 24 आवर कलेक्शन ऑफ VMA विनाइल मैंडेलिक एसिड करते थे, अभी वी यूज़ मेटानेफ्रीन फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोजिंग फियोक्रोमोसाइटोमा। और ट्रीटमेंट में हम सर्जरी भी करते हैं और प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट हम कर सकते हैं फिनॉक्सीबेंजामीन से, जो कि आपके साथ एक इरिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर है। इसमें हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स लाइक
प्रोपेनोलोल भी दे सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि अल्फ़ा ब्लॉकर प्लस बीटा ब्लॉकर आपने इस पेशेंट को देना है। और आप डेफिनेटिव में सर्जरी भी कर सकते हैं, और इन दोनों के साथ में नहीं देना। इसमें पहले आपने अल्फ़ा ब्लॉकर देना है, फिर 1-2 घंटे तक वेट करना है, फिर बीटा ब्लॉकर देना है। तो यू कैन गिव फिनॉक्सीबेंजामीन एंड यू कैन गिव नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अच्छा, अभी पैरागैंग्लियोनोमा जो है, ये एक कैटिकोल अमीन सिक्रीटिंग ट्यूमर है जो आपके साथ सिंपैथेटिक गैंग्लिया से अराइज होता है। एक्स्ट्रा एड्रीनल होता है, एड्रीनल ग्लैंड के बाहर से ये ओरिजिनेट होगा, और इसकी प्रेजेंटेशन सिमिलर है फियोक्रोमोसाइटोमा की तरह। न्यूरोब्लास्टोमा जो है, ये आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ट्यूमर है प्रिमिटिव सिंपैथेटिक गैंग्लियन सेल्स का। तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन सेल्स का एक ट्यूमर है। दूसरी बात, इसमें एनमिक म्यूटेशन आपको मिलेगी, ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, ये आपके साथ कैन अराइज एनी वेयर इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे कॉमन आपके साथ एड्रीनल ग्लैंड में ये अराइज करता है 40% केसेस में, एब्डोमेन और थोरेसिक में भी 25 और 15% ये ओरिजिनेट कर सकता है। आपको हमेशा ये ट्यूमर चिल्ड्रंस में मिलेगा, और ये थर्ड मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर है ल्यूकीमिया ब्रेन ट्यूमर्स में। दूसरी बात ये है कि दिस इज़ एक्स्ट्रा क्रेनियल, ये क्रेनियम से बाहर आपको मिलेगा। सिम्टम्स जो है, इसमें आपको ट्यूमर मास अफेक्ट नज़र आएगा। इट कैन कॉमनली प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन। उसमें ही कैन सिंथेसाइज कैटिकोल अमीन्स एंड रेयरली कॉज सिम्टम्स लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा। तो ये पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, वो कैटिकोलामीन सिंथेसाइज कर सकता है, और फियोक्रोमोसाइटोमा की तरह इसके सिम्टम्स नहीं होंगे। आपने इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि इसमें आपने यूरिन HVA, होमोवेनिलिक एसिड और विनाइल मैंडेलिक एसिड लेवल्स को देखना है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। अच्छा, इसके साथ एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस एटेक्सिया, OMA। ये रेयर फीचर है जो आपके साथ न्यूरोब्लास्टोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। तो जब भी अगर सिनेरियो में ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस एटेक्सिया की बात आ जाए, OMA की बात आ जाए, इसका काम है न्यूरोब्लास्टोमा के साथ। ये एक रेयर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है जिसमें आपको रैपिड आई मूवमेंट नज़र आती है, रिदमिक जर्किंग होगी, और पेशेंट को एटेक्सिया होगी। और हाफ ऑफ OMA पेशेंट्स जो है, उनमें आपको न्यूरोब्लास्टोमा नज़र आती है। न्यूरोब्लास्टोमा जो है डाइवर्स रेंज ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन है, और ये आपके साथ एज एट डायग्नोसिस के बेस पे आपने इसको डायग्नोस करना है। ठीक है, जितनी यंगर एज होगी उतनी इसकी बेटर प्रोग्नोसिस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्फेंट विद डिसेमिनेटेड डिजीज़, उन वो ऑफनली क्योर होते हैं। अगर 18 मंथ्स के बाद आ जाए तो दे डाई डिस्पाइट गिविंग देम थेरेपी। एंड मिक म्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं अक्सर MCQ में। तो दिस इज़ अ प्रोटो ऑन्कोजीन विच इज़ एम्पलीफाइड या ओवर एक्सप्रेस्ड इन सम ट्यूमर्स, और इसका काम भी है, it is associated with poor prognosis। तो you will find NMIC in neuroblastoma। दूसरी बात है MIBG। ये MIBG का स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं मेटा आयोडोबेंजाइल गुआनिडीन। ठीक है, MIBG फॉर शॉर्ट फॉर्म। ये एक केमिकल एनालॉग है नॉर एपिनेफ्रीन का, और डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा और न्यूरोब्लास्टोमा के लिए यूज़ होता है। कंसंट्रेटेड होता है ये आपके साथ सिंपैथेटिक टिश्यूज़ में, और इसको हम लेबल करते हैं विद रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो ये 131 आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। तो ये आपके साथ कंसंट्रेट इसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा होगी इन ट्यूमर्स में, तो उसकी वजह से ये रेडिएशन इमिट करेगा। और इस दौरान आपने क्या करना है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड ने रेडियो एक्टिव आयोडीन
अपटेक कर लिया तो इट कैन डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड, या उसके अंदर कोई सेल्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दैट्स वाई आपने थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करना है। फॉर दैट पर्पज़ यू गिव पोटाशियम आयोडाइड। तो थायराइड ग्लैंड पोटाशियम आयोडाइड को लेता है, दैट्स वाई इट रिपेल्स द रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। Non-radioactive iodine will be taken up by the thyroid tissue instead। फिर हम पढ़ते हैं अबाउट एड्रीनल एडिनोमास। इसको हम इसे इंसिडेंटलोमा भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है ऑन एब्डोमिनल इमेजिंग। तो दैट इज़ एड्रीनल एडिनोमा। इसमें यू शुड बी कंसर्न फॉर मैलिग्नेंसी, या आपके साथ फंक्शनिंग एडिनोमा के लिए आपने कंसर्न रखना है। तो इट में सिक्रीट कोर्टिसोल या अल्डोस्टेरॉन। जो एड्रीनल एडिनोमा होगी ये आपके साथ कोर्टिसोल या अल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा। कॉमन फंक्शनल टेस्ट इसमें हम क्या करते हैं, 24 हावर मेटानेफ्रीन हम यूजुअली करते हैं फ्यूक्रोमोसाइटोमा के लिए। ये सारे टेस्ट आप इसमें करोगे फंक्शनल टेस्ट्स। तो इसमें आपको पता, अगर आपने 24 हावर यूरिनरी मेटानेफ्रीन किया तो उसमें आपने रूल आउट करना है कि ये एड्रीनल एडिनोमा है या फियोक्रोमोसाइटोमा है। फिर आप 24 हावर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल करोगे तो उससे आपके साथ कुशिंग जो है वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वेदर दिस इज़ कुशिंग या एड्रीनल एडिनोमा। लो डोज डेक्सा सप्रेशन टेस्ट भी कुशिंग के लिए करते हैं, और सीरम PRA और अल्डोस्टेरॉन हम अल्डोस्टेरॉनिज्म के लिए करते हैं। तो ये डिफरेंट टेस्ट आप करवाओगे ताकि आप इन कंडीशंस को पहले रूल आउट करो। अगर इन कंडीशन में कोई कंडीशन ना हुआ देन यू शुड सस्पेक्ट एड्रीनल एडिनोमा। इट इज़ फॉलोड फॉर ग्रोथ ओवर टाइम, और जब लार्ज होगा देन आपने इसके लिए रिमूवल करनी है एड्रीनल एडिनोमा के लिए। फिर हम पढ़ते हैं अबाउट पैंक्रियाटिक सेल्स। तो पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी इसे कहते हैं। आइलेट्स इज़ एक्चुअली एन आइलैंड ऑफ सेल्स, इसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक आइलेट्स। तो ये आपको लाइट कलर का जो नज़र आ रहा है इस स्लाइड में, ये सारा लाइट जो है, ठीक है, यहाँ पे डार्क पर्पल है, यहाँ पे लाइट पर्पल है। तो दिस इज़ एन आइलैंड ऑफ सेल्स जो आपको हिस्टोपैथोलॉजी पे नज़र आएगा। मिलियन ऑफ आइलेट्स आर फाउंड इन द पैंक्रियाटिक टिश्यूज़, एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज। और यहाँ ये आइलेट्स जो है ये इंसुलिन बनाते हैं। पहले आपने याद रखना है कि आपके साथ पैंक्रियाज में अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और म्यूकस सेल्स होते हैं। तो अल्फ़ा प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन, बीटा प्रोड्यूसेस इंसुलिन, डेल्टा प्रोड्यूसेस सोमैटोस्टैटिन्स, और जो आपके साथ म्यूकस सेल्स हैं दैट प्रोड्यूसेस म्यूकस। ठीक है, तो बीटा सेल्स आपके साथ इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ये सबसे अबंडेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे जो आपको पैंक्रियास में मिलेंगे, और ये सेंट्रली लोकेटेड होंगे। तो इस आइलेट को भी आपने फिर दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक इसका सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाले पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा इंसुलिन मिलेगा, और ग्लूकागॉन जो है आपके साथ थोड़ा सा पेरिफेरली, इस आइलैंड के पेरिफेरी में आपको अल्फ़ा और डेल्टा सेल्स मिलेंगे। तो अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, डेल्टा सेल्स जो है सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है। सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन याद रखिए कि ये आपके साथ इसका इनहिबिटरी फंक्शन है, सारी चीज़ें ये इनहिबिट करवाएगा। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एक दूसरे के साथ बिल्कुल इनकी नहीं बनती, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो इंसुलिन जो है अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा वो उसे मसल्स या टिश्यूज़ में भेजेगा, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज आपके साथ कम करेगा। ग्लूकागॉन ऑन द अदर हैंड क्या करता है कि ये आपके साथ ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। तो इन दोनों का फंक्शन आप याद रखो कि बिल्कुल ऑपोजिट है, और अल्फ़ा और डेल्टा सेल्स आपको आउटर आइल्स में मिलते हैं। इंसुलिन जो है ये आपके साथ एक प्रोटीन हार्मोन है। तो ये प्रोटीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, क्योंकि ये आपके साथ अमाइनो एसिड्स भी बनाता है। तो इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन हार्मोन एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द बीटा सेल्स। ये इन द फॉर्म ऑफ प्री प्रो इंसुलिन पहले बनता है, ठीक है। पहले
प्री प्रो इंसुलिन बनेगा, ठीक है, जो आपके साथ राइबोसोम्स की वजह से बनता है। राइबोसोम्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके साथ प्री प्रो इंसुलिन बनाएंगे। ये प्री प्रो इंसुलिन क्लीव हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू प्रो इंसुलिन, और ये प्रो इंसुलिन जो है आपके साथ ट्रांसपोर्ट होता है टू द गोल्जी अपरेटस। वहाँ पे इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग सब कुछ हो जाती है। तो इट इज़ पैकेज्ड इनटू द सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स। ये प्रो इंसुलिन अभी सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स में पैक हो गया, और ये प्रो इंसुलिन फिर आपके साथ क्लीव या ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू टू थिंग्स विच इज़ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। तो ये आपने याद रखना है। इंसुलिन का स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये डायग्राम इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। तो ये आपको एक इंसुलिन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें ये ग्रीन जो नज़र आ रहे हैं दिस इज़ अल्फ़ा चेन, ये आपको ऑरेंज जो नज़र आ रही है दिस इज़ बीटा चेन, और अल्फ़ा और बीटा चेन के दरमियान ये ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ सी पेप्टाइड। दूसरी बात याद रखनी है कि जो ये अल्फ़ा और ये बीटा चेन होते हैं इनके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। तो ये डबल एस आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अल्फ़ा चेन आपको एक नज़र आएगा, बीटा चेन आपको एक नज़र आएगी इंसुलिन स्ट्रक्चर में, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होंगे, और सी पेप्टाइड आपको नज़र आएगा। सी पेप्टाइड कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है, और ये आपके साथ अल्फ़ा टू बीटा कनेक्शन करवाता है। इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है, एंड इट इज़ इंडिकेटर ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। फिर आपने याद रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है कि नॉर्मली जब GLUT2 आपके साथ ग्लूकोज को सेल के अंदर ले आता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोकाइनेज फर्स्ट स्टेप है एंजाइम का, वो इसमें लगता है और ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, एरोबिक या एनारोबिक रिस्पायरेशन या एरोबिक आपके साथ जो है ग्लाइकोलिसिस होती है। तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि इट विल प्रोड्यूस एटीपी। ये एटीपी जो है ये आपके साथ पोटाशियम के चैनल्स जो हैं उनको इनहिबिट करवाता है, एंड इट कॉजेज़ डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन किस किस वजह से डीपोलराइजेशन होगी, अभी इस एटीपी ने पोटाशियम चैनल को बंद किया, तो इस सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, हाइपरकेलीमिया हो गई, तो दैट विल कॉज डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन हो जाए तो ये क्या करता है कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है उनको ये ओपन कर देता है, और कैल्शियम भी सेल के अंदर आ जाता है, और ये कैल्शियम फिर आगे जाता है एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्टोर इंसुलिन इसकी होती है। इंसुलिन में ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये आपके साथ जो है प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। तो जब भी आपके साथ ग्लूकोज या अमाइनो एसिड आएंगे ब्लड में, तो इस ये आपके साथ क्या करेंगे, इंसुलिन रिलीज़ करवाएंगे। तो प्रोडक्शन इनहिबिटेड बाय एपिनेफ्रिन, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन जो है उसको इनहिबिट या कम करवाएगा कौन, दैट इज़ योर एपिनेफ्रिन। तो ये आपने याद रखना है कि एपिनेफ्रिन इनहिबिट्स द इंसुलिन रिलीज़। एपिनेफ्रिन इनहिबिट करता है इंसुलिन रिलीज़ को। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है इंसुलिन को इंक्रीज़ करते हैं, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स इंसुलिन रिलीज़ को कम करेंगे। अल्फ़ा इफ़ेक्ट जो है आपके साथ इज़ डोमिनेंट इफ़ेक्ट इन द पैंक्रियास। तो ये अल्फ़ा वाला इफ़ेक्ट आपको पैंक्रियास में मिलेगा, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आपके साथ प्लाज्मा ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। सेकेंडली ग्लूकोकाइनेज के बारे में, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोकाइनेज यूज़ होता है, जहाँ पे ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू G6 फॉस्फेट, वहाँ पे ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP। ग्लूकोकाइनेज बीटा सेल एंजाइम है फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में, ये आपके साथ लिवर और पैंक्रियास में होता है, और इट इज़ इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन। तो इसको एक्टिवेट कौन करवाता है, इस ग्लूकोकाइनेज को, इंसुलिन इसको एक्टिवेट करवाता है। इंसुलिन क्या करता है कि उसके बाद प्रोमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और इसमें आपको दो चीज़ें हाई मिलेंगी, दैट इज़ द KM एंड दैट इज़ द VM। KM क्या होता है,
दैट इज़ द रेट विच वेरीज विद ग्लूकोज, एंड वी एम जो है कैन कन्वर्ट लॉट्स ऑफ ग्लूकोज। तो हाई के एम और हाई वी एम वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। अच्छा, ये ग्लू2 ट्रांसपोर्टर जो है ये आपके साथ बाई डायरेक्शनल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से ये आपके साथ आइदर सेल में कुछ अंदर लाएगा या सेल से कुछ कोई चीज़ बाहर निकालेगा, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल जो ग्लू2 ट्रांसपोर्टर है आपको लिवर, किडनी और बीटा सेल्स में मिलता है। लिवर और किडनी में ये आपके साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, और बीटा सेल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है तो ये करवाता है इन बाई डायरेक्शनल वे, ठीक है। तो लिवर और किडनी में ये बाई डायरेक्शनल में एक टाइम पे इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस की ज़रूरत होगी, ठीक है, और ग्लूकोज जो है ये बनाएगा। तो ये ग्लूकोज बनाएगा भी, इसको ग्लूकोज चाहिए भी होगा, और ये आपके साथ ग्लूकोज को ब्लड में भी डालेगा। बस आप ये याद रखिए कि बाई डायरेक्शनल होगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लू2 जो है, दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल। बीटा सेल में ग्लूकोज इन एंड आउट होता है बेस्ड ऑन द प्लाज्मा लेवल, दैट इज़ वाई इसमें भी एक बाई डायरेक्शनल ग्लू2 ट्रांसपोर्टर होता है, और ये आपके साथ इंटेस्टाइन्स और अदर टिश्यूज़ में भी होता है। इंसुलिन रिलीज़ जो है ग्लूकोज इनटू बीटा सेल्स करता है वाया द ग्लू2। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है वाया द ग्लूकोकाइनेज, वहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से पोटाशियम क्लोज हो जाता है। तो इट कॉजेज डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, और आपके साथ कैल्शियम इंसुलिन रिलीज़ होता है फ्रॉम द वेजिकल। तो ये मैंने आपको सारा का सारा प्रोसेस इस इमेज में एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। ये वही बात कर रहे हैं। तो ये आपके साथ क्या है कि ग्लूकोज पहले बीटा सेल्स में ग्लू2 के थ्रू आएगा, ये G6 फॉस्फेट में वाई ग्लूकोकाइनेज एटीपी प्रोड्यूस करेगा, वो पोटाशियम को क्लोज कर देता है, कैल्शियम को ओपन कर देता है, और इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द वेजिकल। फिर आपने ये याद रखना है अबाउट इंसुलिन, ठीक है, कि ये आपके साथ एक टेट्रामर है। इसमें आपको 2 अल्फ़ा यूनिट्स मिलेंगे, 2 आपको बीटा यूनिट्स मिलेंगे। तो ये ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने याद रखने हैं कि 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा है। दूसरी बात याद रखनी है कि ये अल्फ़ा सेल के बाहर है, और ये बीटा जो है आधा सेल के बाहर है आधा सेल के अंदर है। तो ट्रांस, इसे हम ट्रांस कहेंगे, और ये जो है इसको हम ये बायर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके साथ क्या होता है कि इंसुलिन इस अल्फ़ा सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाता है, और ये आपके साथ टायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट करता है। दैट्स वाई इंसुलिन का जो रिसेप्टर है इस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे भी एमसीक्यू आया है कि इंसुलिन का रिसेप्टर जो है इट फॉलोज टायरोसिन काइनेस पाथवे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जब ये इंसुलिन यहाँ पे आपके साथ बाइंड हो जाता है तो उसके वजह से ये जो टायरोसिन है ये इनकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, इनके साथ फॉस्फेट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ख़ुद ब खुद इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफॉस्फोराइलेशन। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन जब हो गई, फॉस्फेट टायरोसिन के साथ ऐड हुआ, अभी इसके साथ एक सबस्ट्रेट बाइंड होगा। सबस्ट्रेट बहुत किस्म के हो सकते हैं, उसमें IRS1 भी एक सबस्ट्रेट है, 2 भी एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और मीडिएट डाउनस्ट्रीम इफेक्ट। तो ये थर्ड स्टेप में इस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ एक सबस्ट्रेट आपके साथ बाइंड हो जाएगा, और फिर आपके साथ जो है फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मिलेगी, और फिर यहाँ पे इंसुलिन जो है 2 पाथवेज को फॉलो करेगा। एक पाथवे को हम कहते हैं PIK3 पाथवे, दूसरे को हम रास मैप काइनेस पाथवे कहते हैं। तो फोर्थ स्टेप में ये डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग करेगा, और ये 2 पाथवेज के थ्रू डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग करता है। एक PIK3 पाथवे है जिसे हम फॉस्फोटिडाइल इनएसिटोल 3 काइनेस पाथवे कहते हैं। इसमें इंट्रासेलुलर लिपिड काइनेस बनता है, और फॉस्फोराइलेट
3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये फॉस्फोटिडाइल इन एसीटोल के साथ कंबाइन होंगे उसे हम PiP2 कहते हैं, और अगर 3 कंबाइन होते हैं तो उसे हम PiP3 कहते हैं। तो यहाँ पे PiP3 है, यहाँ पे PiP2 है। तो यहाँ पे PiP2 को हम फॉस्फोराइलेट करते हैं, बार बार उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं ताकि हमारे साथ PiP3 बन जाए। ठीक है, इंट्रासेलुलर लिपिड काइनेज पाथवे है ये। दूसरी दूसरी बात इसमें यह है कि इट कैटलाइजेज मैनी इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस, मैनी प्रोसेस को कैटलाइज करता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवाता है, फैटी एसिड सिंथेसिस करवाएगा। तो PiK3 क्या करता है, ग्लाइकोजन बनाएगा, फैटी एसिड बनाएगा, और GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है उसके ऊपर ये एक्ट करता है और ग्लूकोज को इनसाइड द सेल ले जाता है। अच्छा, फिर GLUT4 के बारे में पढ़ते हैं कि इट स्टोर्ड इन वेसिकल इन सेल्स स्पेशली मसल्स। तो इंसुलिन PiK3 पाथवे के थ्रू GLUT4 की एक्टिवेशन करता है, इतना हमने पढ़ लिया। मेजर मैकेनिज़्म क्या होता है फॉर इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, ये एक मेजर मैकेनिज़्म है GLUT4 की एक्टिवेशन, और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल एंड फैट। इंसुलिन एक्सपोजर होगा तो GLUT4 ऑन द सरफेस विल एक्टिवेट। दूसरी पाथवे जो थी दैट वाज रास मैप काइनेस पाथवे। इसमें क्या होगा कि इंसुलिन रिसेप्टर आपके साथ रास को एक्टिवेट करेगा। रास क्या है, रास एक जी प्रोटीन है, ठीक है। जब ये रास एक्टिवेट हो जाता है तो ये आपके साथ मैनी ग्रोथ पाथवेज को एक्टिवेट करता है। उसमें ये पाथवेज आते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि इंसुलिन रस को एक्टिवेट करता है, वो ग्रोथ पाथवेज को एक्टिवेट करता है, और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि इट मॉडिफाइज द सेल ग्रोथ और जीन एक्सप्रेशन करवाता है। तो इन ग्रोथ पाथवेज को ये क्यों एक्टिवेट करता है, ताकि आपके साथ सेल ग्रोथ हो जाए या आपके साथ जीन एक्सप्रेशन हो जाए। ये ग्रोथ पाथवेज रैफ, मैक, मैप, माइटोजिन एक्टिवेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर काइनेज, माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन, तो ये डिफरेंट ग्रोथ पाथवेज हैं, और इनको ये एक्टिवेट करता है ताकि सेल की ग्रोथ कर सके और जीन एक्सप्रेशन कर सके। इंसुलिन रिसेप्टर जो है ये एक टेट्रामर है, इसमें आपको अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स मिलेंगे, और इसमें एक डाइसल्फाइड ब्रिज मिलेगा। अल्फ़ा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, मैंने आपको बताया भी है, और बीटा जो है दैट इज़ ट्रांस मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। इंसुलिन बाइंडिंग जो होती है तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को ये आपके साथ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी करवाएगा जब इंसुलिन बाइंड होगा, उसकी वजह से ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज होंगी। PiK3 पाथवे जो है GLUT4 को एक्टिवेट करेगा, और रास मैप काइनेज आपके साथ ग्रोथ या जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। सो ये एक समरी थी, पहले इंसुलिन बाइंड हुआ, उसने टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी करवाई, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवाई, और पाथवेज को एक्टिवेट किया। एक ने GLUT4 को एक्टिवेट किया, दूसरे ने आपके साथ ग्रोथ एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाई। इंसुलिन डिपेंडेंट ऑर्गन्स जो है आपके साथ मसल और फैट है, इस पे इंसुलिन डिपेंड, ये दोनों ऑर्गन्स इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं, और ये आपके साथ यूज़ करते हैं GLUT4 को, ठीक है। मसल एंड फैट यूज़ GLUT4, और उसकी वजह से ये ग्लूकोज की अपटेक करते हैं, और इट डिपेंड्स अपॉन इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आपके साथ GLUT4 नहीं होगा। जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करते, वो GLUT1 यूज़ करते हैं फॉर ग्लूकोज अपटेक, नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, टेक्स अप ग्लूकोज व्हेन अवेलेबल। RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, दैट्स वाई इट डिपेंड्स अपॉन ग्लाइकोलिसिस। ब्रेन में नो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होगी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन ग्लूकोज एंड कीटोन्स। और लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स भी आपके साथ इंसुलिन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये आपके साथ GLUT2 यूज़ करते हैं, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो
दे KIL किल, किल में आप याद रखो कि किल विल यूज़ GLUT2 एंड ब्रेन एंड RBC विल यूज़ GLUT1। इसमें भी इस पे भी MCQ आता है, GLUT1 कहाँ पे होते हैं, GLUT2 कहाँ पे होते हैं, ठीक है। और अदर ऑर्गन्स जो हैं, नर्व्स और लेंस हैं, वो भी आपके साथ इंसुलिन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं। इंसुलिन के थोड़े से फंक्शन पढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने इस लेक्चर से कुछ भी आपके माइंड में बैठ जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। ग्लूकोज अपटेक करवाएगा, ठीक है, स्केलेटल मसल में ग्लूकोज की अपटेक करवाएगा, एडिपोज टिश्यूज़ में ग्लूकोज की अपटेक करवाएगा, ग्लाइकोजन को ये बनाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाएगा, ग्लूकोज की अपटेक करवाएगा। इट विल एक्टिवेट द ग्लाइकोजन सिंथेज, इनहिबिट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो जो भी आपने ये याद रखना है या नहीं रखना, आपने याद रखना है कि ग्लूकोज अपटेक करवाएगा, ग्लाइकोजन को बनाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट करता है। किस तरह इनहिबिट करता है? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट लेवल्स को इंक्रीज करता है, जो आपके साथ इनहिबिट करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज 1 को, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इट विल इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैटी एसिड्स को भी ये आपके साथ बनाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा, ग्लाइकोजन को बनाता है, फैटी एसिड्स को बनाता है, प्रोटीन्स को बनाता है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा कि वो इंसुलिन उसको इनहिबिट करवाएगा। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस किस तरह करता है? एक्टिवेट्स एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज और आपके साथ इनहिबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। प्रोटीन की सिंथेसिस ये करता है कि ये आपके साथ स्टिमुलेट करेगा इंट्री ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल्स, जो आपके साथ प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ। की साइड इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक बंदा इंसुलिन ले रहा है तो उसमें की साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वेट गेन। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के बारे में जान ले कि जो ट्राइग्लाइसराइड होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल एंड दैट गोज़ इनटू द लिवर, ठीक है। तो ट्राइग्लाइसराइड आपके साथ फैटी एसिड में, ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये क्या करता है कि रिमूव, ये आपके साथ ट्राइग्लाइसराइड का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइसेरोल मॉलिक्यूल है और ये ट्राई आपके साथ 3 अमाइनो एसिड ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये 3 अमाइनो एसिड ग्रुप्स 1, 2 एंड 3 ये रिमूव फैटी एसिड्स फ्रॉम ट्राई एसाइल ग्लाइसेरोल इन एडिपोसाइट्स। तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इस पे एक्ट करेगा, इससे ये 1, 2, 3 ये 3 अमाइनो एसिड फैटी एसिड इससे निकालेगा और आपके साथ ग्लाइसेरोल मॉलिक्यूल जो है वो अलग होगा, फैटी एसिड अलग होंगे। दिस हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है इट इज़ इनहिबिटेड बाय इंसुलिन और इसको एक्टिवेट कौन करता है? ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन। तो याद रखें कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है इंसुलिन और एक्टिवेट करता है ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन। इंसुलिन सोडियम रिटेंशन करवाता है, तो आपके साथ इंक्रीज सोडियम रिजॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन करवाएगा और पोटेशियम को लोअर करवाएगा। तो इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इन द स्केलेटल मसल और इंसुलिन प्लस ग्लूकोज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकेलीमिया। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये आपके साथ इनहिबिट करता है एक ग्लूकोनियोजेनेसिस को हमने पढ़ा, और दूसरी आपने बात याद रखनी है कि इट इनहिबिट्स ग्लूकागॉन रिलीज़, ठीक है, ग्लूकागॉन रिलीज़ को इनहिबिट करेगा। अभी ग्लूकागॉन जो है, मैंने आपको कहा था कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकागॉन इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन हार्मोन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और ये अल्फा सेल से आपके साथ सिंथेसाइज होता है। इट ओपोजेस द एक्शन ऑफ इंसुलिन और मेन स्टिमुलस रिलीज़ कब होगा, ये आपके साथ कब रिलीज़ होगा? जब यू विल हैव लो प्लाज्मा ग्लूकोज।
तो लो प्लाज्मा ग्लूकोज में ग्लूकागॉन विल बी सिक्रीटेड। ये इंक्रीज करता है लिवर में ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को, ठीक है, मसल्स में नहीं, लिवर में ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करवाएगा और आपके साथ राइज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और मैंने आपको कहा था कि इंसुलिन का ऑपोजिट एक्शन है, तो जितने फंक्शंस हमने वहाँ पे पढ़े वो इनहिबिट कर रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ये आपके साथ इंक्रीज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है अमाइनो एसिड अपटेक इन द लिवर, तो याद रखो कि इंसुलिन इसका ऑपोजिट होगा, वो कम करेगा। मोर कार्बन स्केलेटन फॉर ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स इसमें कम हो जाते हैं और ये आपके साथ एक्टिवेट लाइपोलिसिस वाया द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ग्लूकागॉन रिसेप्टर एक जी प्रोटीन रिसेप्टर है, ये एडिनाइल साइक्लेस को वाया द सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी के लेवल्स आपके साथ इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ये आपके साथ एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, पीकेए जिसे हम कहते हैं, तो उसको भी ये आपके साथ एक्टिवेट करता है। ग्लूकागॉन रिसेप्टर आपके साथ लिवर में होते हैं। मैनी एक्टिवेटेड प्रोसेसेस ऑकर इन द लिवर और breakdown of glycogen to release plasma glucose और gluconeogenesis करवाएगा। Most other tissues have lower density than liver or not found in the skeletal muscle। तो ये आप याद रखें कि ये आपके साथ मोस्टली इन द लिवर होता है, ठीक है। जो अदर टिश्यूज़ होते हैं उसमें लोअर डेंसिटी देन लिवर होगी और ये आपके साथ स्केलेटल मसल्स में ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको एक अनकॉन्शियस पेशेंट जो है विद हाइपोग्लाइसीमिया अगर आ गया तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, उसको आपने आईवी डेक्सट्रोज देना है और उसके बाद आपने उसको इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू गिव इन IV dextrose, secondly you will give intramuscular glucagon। आपके साथ यूज़फुल कब होगा, when IV excess cannot be established and raises plasma glucose levels। तो हाइपोग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट यहाँ पे इस मेन स्लाइड में आपने याद रखनी है। पहली IV डेक्सट्रोज देना है, फिर इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन देना है, ठीक है। अगर IV एक्सेस ना हो फिर आप IM ग्लूकागॉन देते हो। और ये आपके साथ बीटा ब्लॉकर ओवरडोज के बारे में इन्होंने कहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका एंटीडोट क्या है। एक बंदे ने बहुत ज़्यादा बीटा ब्लॉकर्स खाएँ तो उसका एंटीडोट, उसको ट्रीट करने के लिए आपने उसको ग्लूकागॉन देना है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करवाते हैं, ये कॉजेज़ ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन और इसका ड्रग ऑफ चॉइस है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा, डिफरेंट साइट्स फ्रॉम बीटा एड्रेनर्जिक एजेंट साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से मायोसाइट में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेम मैकेनिज्म एज बीटा स्टिमुलेशन वाया द GS प्रोटीन। फिर है एक ट्यूमर अबाउट इंसुलिनोमा, ठीक है। इंसुलिनोमा पे भी बहुत MCQs आते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आपने ये की फ़ीचर याद रखना है कि फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया के साथ इंसुलिनोमा होती है। ये एक रेयर पैंक्रियाटिक आइलेट सेल का ट्यूमर है जो आपके साथ एडल्ट्स में होता है मीडियन एज में। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगी, इंसुलिन लेवल जो है आपके साथ एलिवेटेड होंगे। अगर एक बंदा फास्टिंग कर रहा है, उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है, तो फास्टिंग में क्या होना चाहिए, इंसुलिन नॉर्मली कम होता है ना, तो अगर वो फास्टिंग कर रहा है फिर भी उसमें एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंसुलिन होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ये आपको इंसुलिनोमा में मिलता है। इसमें आपको न्यूरोग्लाइकोपिनिक सिम्टम्स भी मिलते हैं। इन न्यूरोग्लाइकोपिनिक सिम्टम्स में कन्फ्यूजन और ऑड बिहेवियर आता है और इसमें सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है फ्रॉम लो ग्लूकोज की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पैल्पिटेशन, डायफोरेसिस और ट्रेमर जैसे सिम्टम्स मिलेंगे।
डायग्नोजिंग में आपने फास्टिंग इंसुलिन लेवल करना है और आपके साथ प्रो इंसुलिन और सी पेप्टाइड भी एलिवेटेड होंगे, ठीक है। और आपने एक्सोजीनियस इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक्सक्लूड करवाना है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेबल है, ठीक है। एक्सोजीनियस इंसुलिन जो है, एक एक्सोजीनियस इंसुलिन होता है, एक इंसुलिनोमा है और एक आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक है। तो अगर एक पेशेंट एक्सोजीनियस इंसुलिन ले रहा है, उसके बॉडी में आपके साथ इंसुलिन का लेवल हाई होगा, बाकी कोई चीज़ भी हाई नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, सी पेप्टाइड विल बी नॉर्मल, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट स्क्रीन आपके साथ नॉर्मल होगा। अगर एक पेशेंट को इंसुलिनोमा है तो उसमें इंसुलिन और सी पेप्टाइड आपके साथ इंक्रीज्ड होंगे, और जो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट स्क्रीन है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट स्क्रीन आपके साथ नॉर्मल होगा। अगर एक परसेंट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके साथ इंसुलिन भी रेज होगा, सी पेप्टाइड भी रेज होगा, और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट स्क्रीन वो भी आपके साथ रेज्ड होगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, दैट इज़ ग्लूकागोनोमा। ये एक रेयर पैंक्रियाटिक ट्यूमर है जिसमें यू गेट एक्सेस ग्लूकागॉन सिक्रीशन। ये आपके साथ लीड करता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस में, और एलिवेटेड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स आपको मिलेंगे, एंड आपके साथ रेयरली ये डीकेए डेवलप करता है, क्योंकि इंसुलिन फंक्शन इसमें इंटैक्ट होगा, तो इसमें रेयरली डीकेए डेवलप होगी। ये एक पैंक्रियाटिक ट्यूमर है। ग्लूकागॉन हार्मोन आप जानते हैं जो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, तो उसका एक ट्यूमर है, तो उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी और उसकी वजह से ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाती है। तो इसके टिपिकल फीचर्स में वेट लॉस आता है, लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, और कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे। जो नेक्रोलिटिक माइग्रेटरी एरिदीमा है, ये एक कॉमन फीचर है ग्लूकागोनोमा वाले पेशेंट्स में आपको मिलेंगे। इसमें एक रेड ब्लिस्टरिंग रैश मिलेगा जो कि इची और पेनफुल होगा, और इट विल फ्लक्चुएट इन सेवेरिटी। ये आपके साथ कहाँ पे होगा? जेनिटल्स में होगा, बटक्स में होगा, ग्रोइन रीजन में होगा। और क्लिनिकल सिनेरियो जो है, इसमें आपको क्या मिलेगा? सिनेरियो में ये आपको कहेंगे कि एक पेशेंट है, उसको न्यू डायबिटीज़ है विद रैश, ठीक है, तो यू शुड सस्पेक्ट ग्लूकागोनोमा। तो डायग्नोसिस में प्लाज्मा ग्लूकागॉन लेवल्स जो हैं वो आपके साथ इंक्रीज़ होंगे, और आपने इसके ट्रीटमेंट में, ग्लूकागोनोमा के ट्रीटमेंट में, यू हैव टू गिव सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, जिसका एक एग्जांपल है ऑक्ट्रियोटाइड। तो प्लाज्मा ग्लूकागॉन लेवल्स इंक्रीज़ होंगे, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग ऑक्ट्रियोटाइड देना है। ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स द ग्लूकागॉन सिक्रीशन एंड इट इम्प्रूव्स द सिम्टम्स। तो लास्ट टॉपिक जो है मेन सिंड्रोम, ये मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया हो, इसे हम कहते हैं मेन, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दिस इज़ एसोसिएटेड विद द मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। अगर थायराइड कार्सिनोमा के बारे में पूछते हैं और आपसे कहते हैं कि ये कौन से थायराइड कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ द मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। ये रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसमें आपको न्यूमरस एंडोक्राइन ट्यूमर्स मिलेंगे, ठीक है। और इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है मेरे साथ, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो सबसे बेस्ट है, आप उसको मेमोराइज़ कर लें, आप फिर कभी भी मेन सिंड्रोम में आप गलत नहीं होंगे। तो ये इसका एक डायग्राम है डायरेक्टली स्क्रीन में। जो मेन वन है, मेन वन में आपको पैंक्रियास, पिट्यूटरी और पैराथायरॉयड मिलेंगे। ट्रिपल पीज जो है, ट्रिपल पीज आपको मिलते हैं मेन वन में। जो मेन टू ए है ना, उसमें आपको पैराथायरॉयड मिलेगा, फियोक्रोमोसाइटोमा मिलती है, एंड यू विल गेट मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। तो मेन टू ए में आपके साथ पैराथायरॉयड, फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडुलरी थायराइड
कार्सिनोमा। जो मेन 2B है उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के साथ मार्फानॉइड हैबिटिस मिलेगा। और न्यूरोमास विजन के बारे में भी आपसे कह सकते हैं, विजुअल न्यूरोमा, विजन की बात आ जाए कि इम्पेयर्ड विजन, तो उसमें भी मैंने 2B लिखना है। न्यूरोमास आप देख लो कि न्यूरोमास किसे कहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोमास हैं। तो मार्फन मार्फन वाले सिम्टम्स आ गए, न्यूरोमा कोई विजुअल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन से टाइप का मेन सिंड्रोम है, दैट इज़ मेन 2B। तो इसमें फ्यू क्रोमोसाइटोमा मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, मार्फोनॉइड हैबिटिस, 2A में पैराथायरॉयड फियो मेडुलरी, और मेन 1 में ट्रिपल पी आपने याद रखना है। तो मेन 1 जो है इंसुलिनोमा ग्लूकागोनोमास में आपको मिलता है, और इसमें 3Ps आपको मिलेंगे, पिट्यूटरी, पैंक्रियास और पैराथायरॉयड, म्यूटेशन ऑफ मेन 1 ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। तो दीज आर द मेन सिंड्रोम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिफोर लीविंग, और अपने वैल्यूबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।